सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं और सावरकर ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ रिक्रूटिंग करा रहे हैं। कितने मुंह है इनके बात करने के और कितना ये है, ये यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आरएसएस आजकल गाय के नाम पर कैंपेन चलाकर बेगुनाह मुसलमानों को मारता है। सावरकर कहते थे कि गाय कोई पवित्र नहीं है, ये तो एक उपयोगी पशु है। 1930 में जो बड़ा सिविल डिसोबीडियंस हुआ और 1942 में भारत जोड़ो अभियान हुआ, इस समय आरएसएस की भूमिका क्या थी, सावरकर की भूमिका क्या थी, इसके बारे में पूरे दस्तावेज मौजूद हैं। राहुल गांधी हैं, मेरे ख्याल से वो चंद नेताओं में से एक हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से आरएसएस और सावरकर के रोल के बारे में जनता के बीच में अपनी आवाज रखते गए। आजादी के बाद भी वो पेंशन लेते रहे और मैंने एक ट्विटर में डाला था जो काफी वायरल हुआ था कि CIA के पे रोल पर थे। राहुल गांधी और सावरकर मामला, मानहानि का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समन जो जारी हुआ था राहुल गांधी के खिलाफ, उसको रद्द करने से मना कर दिया। पिछला एपिसोड हमने बताया था कैसे राहुल गांधी ने कहा था कि हम दस्तावेज पेश करेंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे और हम प्रोसीडिंग ट्रायल में जाएंगे। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। आरएसएस के साथ जो चल रहा है राहुल गांधी का, हम सब देख रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। 2 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। क्या है पूरा मामला, ये समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात कर रहे होंगे तब तक, जब ये वीडियो अपलोड होगा तब तक हो सकता है कि सुनवाई हो चुकी हो, उसके बाद भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मसला समझ लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे। राहुल गांधी झुकने से इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं और वो बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि हम ट्रायल में जाएंगे और हम दस्तावेज पेश करेंगे सावरकर को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर राम पुनियानी साहब है। सावरकर पे उनका बहुत काम है। लेटेस्ट किताब जो आई थी उसमें 6 या 7 जो उनके पत्र थे माफीनामे के, वो उसमें संकलित है। इस पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। पुराने वीडियोस में देखेंगे तो जरूर आपको मिलेंगे। आजादी के बाद भी वो पेंशन लेते रहे और मैंने एक ट्विटर में डाला था जो काफी वायरल हुआ था कि CIA के पे रोल पर थे। हिंद केसरी चलाते थे और कम्युनिस्टों के खिलाफ लिखने के लिए अमेरिका से उनको पैसा मिलता था। टोटल $195 के आसपास मिलता था। वो ट्विटर पे अगर जाके आप चेक करेंगे वीर रतनलाल ऑन सावरकर, तो आपको वो प्रमाण वहां पे मिल जाएंगे। ये CIA के दस्तावेज हैं, रेयर डॉक्यूमेंट्स में से। जब पब्लिक हुआ था हमने वहां से पिक किया था। सीधे चलते हैं पुनियानी साहब के पास कि ये मामला क्या है। आखिर राहुल गांधी आर पार के मूड में है, आरएसएस के आइडियोलॉजी को लेकर, सावरकर को लेकर, तमाम ये पहलू है। स्वागत है सर। जी धन्यवाद रतनलाल। सर। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि आरएसएस अपने बारे में बड़े-बड़े दावे करता रहता है और सावरकर को भी बहुत एक वीर के नाम से उपाधि खैर उन्होंने खुद ही दी थी और वो वीर जी। सावरकर के नाम से मशहूर है। और ये जो प्रोपेगेंडा है कि सावरकर कितने महान थे, देश की आज़ादी के लिए उनको 2 पैरेलल काला पानी की सज़ा हुई और उन्होंने कितना महान काम किया वगैरह। और आरएसएस का भी वही है कि आरएसएस भी अपने आप को एक राष्ट्रभक्त आजकल घोषित कर रहे हैं, राष्ट्रवादी घोषित कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी हैं, मेरे ख्याल से वो चंद नेताओं में से एक हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से आरएसएस और सावरकर के रोल के बारे में जनता के बीच में अपनी आवाज रखते गए। ये कोई मामूली काम नहीं। आज जब आरएसएस की पूरी पहुंच समाज के सभी तबकों में है, सरकार बीजेपी की सरकार भी उनके अंगूठे के नीचे चलती है और पूरा प्रचार तंत्र, सोशल मीडिया, ये आरएसएस की विचारधारा और विचारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय खड़े होकर कहना कि भाई ये सावरकर अंग्रेजों के से पेंशन पाते थे, उनके लिए काम करते थे, आरएसएस ने आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, वगैरह, ये जो बात है, मेरे ख्याल से ये बहुत सटीक और साहस की बात है जो राहुल गांधी ने किया। अब जैसे महाराष्ट्र में भिवंडी के कोर्ट में, शायद भिवंडी के कोर्ट में, बम्बई के पास
एक मुकदमा चल रहा था, उसमें भी वो बराबर अपना मुकदमा लड़ते रहे। तो आखिर में आरएसएस वाले पक्ष ने कहा, आप माफ़ी माँग लो, तो हम मुकदमा वापस ले लेते। तो राहुल ने बिल्कुल सही तरीके से कहा, माफ़ी माँगने का सवाल ही नहीं उठता, मेरे पास सबूत है और जो उसमें मैं सर कह रहा सर सर हूँ। एक ऐड कर दूं कि उसमें पार्टी आरएसएस नहीं है। आरएसएस होता तो और बेहतरीन होता, लेकिन सावरकर के जो पौत्र हैं, रंजीत सावरकर, वो पिटिशनर है। जी जी, जी, 2 हैं। एक तो सावरकर के पौत्र हैं, वो जो सावरकर के केस में हैं, और दूसरा जो भिवंडी में केस चल रहा है, उसमें कोई और वकील है, जो आरएसएस का सहानुभूति रखने वाला है, जहाँ तक मेरा अच्छा अंदाज़ा है। एनीवे, जी तो वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने ये मुकदमे डाले हैं और सावरकर के प्रपौत्र ने सावरकर के बारे में पौत्र ने सावरकर के बारे में एक केस डाला। अब ये बात बहुत स्पष्ट है कि 1930 में जो बड़ा सिविल डिसोबीडियंस हुआ और 1942 में भारत जोड़ो अभियान हुआ, इस समय आरएसएस की भूमिका क्या थी, सावरकर की भूमिका क्या थी, इसके बारे में पूरे-पूरे दस्तावेज मौजूद हैं और उसके आधार पे लोगों ने अपनी ये बात सही है। और तीसरी बात ये भी है कि ये आंदोलन जो थे, ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के लिए थे और सावरकर और हिंदू महासभा और आरएसएस, ये तो हिंदू राष्ट्र के काम के लिए काम करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए था और ये हिंदू राष्ट्र का आंदोलन सावरकर, आरएसएस इनके द्वारा था। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, एक बहुत पारदर्शी बात है और उसमें जो भी इनका रोल रहा है, जैसे भिवंडी के केस में उन्होंने सावरकर का एक लेटर भी है, सावरकर के जीवनीकार ने लिखा है कि सावरकर ने अपने सहयोगियों को कहा कि मैं 1930 के आंदोलन में भाग लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आरएसएस के लिए और समर्पित कार्यकर्ता चाहिए, पर आरएसएस का काम ऐसे ही चलना चाहिए और बाकी लोगों को इसमें जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। और मजेदार बात यह है कि हेडगेवार जब गए आरएसएस के मुखिया जेल में, तो जेल से आने के बाद उनका वजन बढ़ गया, बढ़ जो गया। कोट उनका था वजन बढ़ गया, उनका कोट छोटा हो गया और जेलर से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। खैर, जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे उनसे तो इनका अच्छा संबंध रहना ही था। तो ये 3 बातें उनके बारे में थी। अब जहाँ तक सावरकर का सवाल था, सावरकर तो लगातार एक तरफ से गांधी की आलोचना और दूसरी तरफ वो समाज सुधार के नाम पे उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, पतित पावन मंदिर। पर अंबेडकर इसके प्रति उनका आकर्षण, अंबेडकर को लगा ये जो रास्ता है ये इतना सही रास्ता नहीं है, तो अंबेडकर ने उनका साथ कभी नहीं दिया। ये भी बताना चाहते थे, सावरकर बताना चाहते थे कि वो जाति व्यवस्था के विरोध में हैं, वर्ण व्यवस्था के विरोध में हैं, पर सावरकर उनसे कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने जो सहभोज अंबेडकर वगैरह कन्विंस रखा नहीं हुए, था। अंबेडकर कन्विंस नहीं हुए, हाँ, अंबेडकर कन्विंस नहीं हुए। अंबेडकर कन्विंस नहीं हुए, इसीलिए जब उनको बुलाया गया सहभोज के लिए और मंदिर के कार्यक्रम के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। और ये सावरकर के बारे में ये खैर आरएसएस और सावरकर, उनमें समानता बहुत है हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के बारे में। सावरकर थोड़ा-सा अलग है 2-3 चीज़ों में। एक तो वो गाय के बारे में अलग है, क्योंकि जैसे आरएसएस आजकल गाय के नाम पर कैंपेन चलाकर बेगुनाह मुसलमानों को मारता है। सावरकर कहते थे कि गाय कोई पवित्र नहीं है, ये तो एक उपयोगी पशु है। और दूसरा थोड़ा-सा वो रैशनलिज़्म की भी बात करते थे सतही लेवल पर और जाति व्यवस्था के उन्मूलन की भी बात करते थे। पर जहाँ तक अंग्रेज़ों का सवाल है, 1942 के बाद एक तरफ तो आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने कहा, उनको आरएसएस के लोग गुरुजी कहते हैं, जो भी कारण हो। तो उन्होंने कहा कि भई जैसे हेडगेवार जी ने 1930 में कहा था कि हमको राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे ब्रिटिश लोगों को तकलीफ हो। ब्रिटिश लोगों को जी तकलीफ हो, भारत के लोगों की तकलीफ की बात नहीं है, ब्रिटिश लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और बोले ब्रिटिशों को यहाँ से भगाना कोई हमारे एजेंडा में है ही नहीं। हमारा जी एजेंडा तो हिंदू राष्ट्र का है। हमको तो ब्रिटिशों का सहयोग देकर मुस्लिम जो हैं इनके खिलाफ जंग छेड़नी है। ये आरएसएस। और सावरकर क्या बोलते हैं? सावरकर बोलते हैं ये मौका है कि ये महायुद्ध में हम
हिंदुओं को ट्रेन कर लेंगे, और उन्होंने कई जगहों पर जो रिक्रूटमेंट था, आर्मी का रिक्रूटमेंट, उसमें उन्होंने ब्रिटिश को बहुत मदद की। अब तीसरा अंतर्विरोध देखिए रतनलाल, यहाँ कि एक तरफ जी ये लोग दावा करते हैं कि सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस को सलाह दी थी कि आप बाहर जाकर आजाद हिंद फौज बनाओ। इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई उसका सच्चाई नहीं है, पर दावा जी करते हैं। जी और दूसरी तरफ से ये दावे को ही अगर लिया जाए, एक तरह से वो सुभाष चंद्र बोस का समर्थन कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और सावरकर ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट जी करा रहे हैं। कितने मुंह है इनके बात करने के, और कितना ये है, ये यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और जैसे आपने उल्लेख किया, ये कई किताबों में उनके अभी माफीनामे आ चुके हैं। मैंने भी अंग्रेजी और हिंदी की जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं पब्लिश की हैं, उसमें उनके उनके माफीनामे, उनकी पत्नी का माफीनामा, उनके भाई का उनके जो भाई थे डॉक्टर, उनका माफीनामा, ये सब उसमें क्लियर कट बताते हैं कि वो ब्रिटिशों को कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं रास्ते से भटक गया था, अब मैं वापस आना चाहता हूँ, आप मुझे अगर जी ले लेंगे, मेरे सरीके और बहुत सारे भटके हुए लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये उनके माफीनामों का लुबोलुआब है। हर एक पत्र उनका 6 के 6 देख लीजिए, तो उसमें यही कहते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आप ला रहे हैं, जिसका विरोध पूरा भारत कर रहा था, ये देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म्स का पूरा भारत विरोध कर रहा था, और सावरकर ने कहा इस रिफॉर्म को लगाने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। तो यानी एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन है, और दूसरी तरफ आरएसएस और सावरकर सावरकर की आवाज यहाँ बहुत, उस समय 1990 में तो आरएसएस नहीं थी, पर उस समय सावरकर की आवाज बिल्कुल मजबूत थी। और ये हिंदू राष्ट्रवाद की जो नीति थी अंग्रेजों की तरफ, उसके बारे में बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट दिखता है कि इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से कोई मतलब था नहीं था। रतन लाल, मैं हैरान होता हूँ कि आजकल ये खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। कौन सा राष्ट्रवादी? जब राष्ट्र के मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा था, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल रहा था, तो ये तो कहीं उसमें थे नहीं, कहीं थे नहीं, तो अलग है, उसका विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। तो आज ये भी एक हमारी विडंबना है समय की, कि जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं थे, वो बिल्कुल सीना फुला के कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। हाँ, एक हिसाब से राष्ट्रवादी हैं, पर वो राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रवादी नहीं है, वो हिंदू राष्ट्रवादी है। दे आर नॉट इंडियन नेशनलिस्ट, दे आर हिंदू नेशनलिस्ट। सर, ये अब आरएसएस के बैकग्राउंड पे हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। अब राहुल गांधी का मामला जो है, अभी जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या क्या है उससे मामला? आपने उसको देखा होगा, कहाँ हाई कोर्ट ने रद्द किया है जो समन जारी किया गया है, कौन है उसमें पिटिशनर, और कैसे किसकी भावना आहत हुई? क्योंकि आजकल ये आम बात है, भावना आहत हो जाती है बगैर तथ्यों के। और सावरकर के भाषण प्रकाशित है प्रकाश पब्लिकेशन से, दिल्ली से, 14 वॉल्यूम, मोटे मोटे 14 वॉल्यूम्स हैं, उसमें ये माफीनामे हैं। सावरकर के किसमें? जो सावरकर के जो राइटिंग स्पीचेस जो पब्लिश हुए हैं प्रभात प्रकाशन से दिल्ली से, 14 वॉल्यूम में है, मोटे मोटे मैंने वो राइटिंग देखी स्पीचेस। नहीं। वो अच्छा। एक आरएसएस पे जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है ना, विक्रम संपत, 2 वॉल्यूम लिखी हाँ है, उसमें जी। उसमें माफीनामे हैं। विक्रम संपत तो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, और उन्होंने पर सावरकर के माफीनामों को अपने सेकंड वॉल्यूम में जोड़ा। और ये अरुण शौरी भी लिखे हैं सावरकर पे अभी किताब। हाँ, अरुण शौरी ने तो, अब खैर, पहले तो वो इन्हीं के साथ चलने वाले थे, काफी सालों तक हाँ। इनके साथ चलने का आनंद ले लिया। अब पता हम्म। नहीं क्या कारण हुआ, लोग क्यों बदलते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रबल समर्थक थे। मुझे याद है 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, तो मैं आईआईटी में हम्म। था। तो हमारे आईआईटी में एक लेक्चर हुआ, उसमें अरुण शौरी ने सब सब माइनॉरिटीज का मजाक उड़ाया, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, सबका मजाक उड़ाया। कांग्रेस की तो बिल्कुल उन्होंने यही कर दी। तो मैंने उनका सुना था, वो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद इनके समर्थन में वो खड़े हुए थे, इतने साल बीजेपी के साथ थे। अभी उनकी चेतना पता नहीं क्या कैसे बदली, मोदी के बहुत करीबी थे, और शायद उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, या और क्या कारण है, या ये कारण बताना तो मुश्किल है। पर उन्होंने जो अभी किताब लिखी है, उसमें तो सावरकर की अच्छी धुलाई की है, सच्चाई को उन्होंने हम्म। सामने लाने की
काफ़ी सच्ची बातें कही हैं। तो राहुल गांधी क्या प्ली क्या है सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं? राहुल गांधी की प्ली तो यही है कि उन पे जो मुकदमा चलाया जा रहा है, वो उसका कोई आधार नहीं है और उन्होंने जो बातें कही हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हैं, तथ्यों के आधार पे हैं, सच्चाई के आधार पे हैं। वो इसी आधार पे उस अपील जो इनकी है, उसको खारिज करने की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल सच है। सच्चाई इसी तरफ है, उन्हीं के साथ। चलिए शुक्रिया सर। और सावरकर के बारे में सारे दस्तावेज तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, किताबों में जी। भी, लाइब्रेरी में भी। और एक दस्तावेज तो मैंने ही निकाला था, काफी लोगों ने उसको शेयर किया था कि सीआईए के साथ जो रिश्ता है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद पुनियानी साहब से फिर हम लोग बातचीत इस पे करेंगे। शुक्रिया बिल्कुल, सर, बिल्कुल। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं। जी। देखते रहिए अम्बेडकर। धन्यवाद। धन्यवाद।